Hello friends, welcome again to my YouTube channel Excellence Learning. With this video lecture, we are going to start topic sequences of real analysis. Before directly discussing the topic sequences, the definition of sequences, we firstly discuss some important terms related to this topic. So very first, here is the definition of function. You must be familiar with this definition, but again we will recall it here. Let x and y be two non-empty sets, then a function f from x to y, written as f from x to y, or we can write it like this: x to y f is a rule which associates to each element x belongs to capital X a unique element y belongs to capital Y. So what a function is? It is nothing but a rule. A rule which associate the elements of one set, one non-empty set, to the element of other non-empty set, but uniquely. सो फंक्शन की डेफिनेशन में दो बातें होती हैं. फर्स्ट थिंग कि कोई भी जो एक एक्स नॉन एम्प्टी सेट है उसके एलिमेंट एसोशिएट होने चाहिए वाई सेट के एलिमेंट के साथ, और दूसरी बात होती है कि ये यूनिकली एसोशिएट होनी चाहिए. अब इन दोनों बातों का क्या मीनिंग है? सपोज हमारे पास एक्स नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं. वाई इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी सेट जिसमें 1 2 3 4 5 अगेन 5 नंबर्स हैं. हमने एक फंक्शन एफ लिया. एफ फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि जो फर्स्ट एलिमेंट एक्स का है वो एसोशिएट हो रहा है 3 के साथ. दैट मीन्स एफ ऑफ 1 इज इक्वल 3. अगेन 2, एफ ऑफ 2 इज इक्वल 1. एफ ऑफ 3 इज इक्वल 3. एफ ऑफ 4 इज इक्वल 5 एंड एफ ऑफ 5 इज इक्वल 5. दैट मीन्स जो एक्स सेट के एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो वाई सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना रहे हैं, उनके साथ एसोशिएट है. 1 की इमेज आ रही है 3, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 5 एंड 5 की इमेज 5. और ये सारे यूनिकली एसोशिएट हैं. यूनिकली एसोशिएट होने का मतलब है कि एक्स सेट का कोई एक एलिमेंट वाई सेट के दो एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बना रहा. सो दिस इज़ अ फंक्शन. For better understanding, let us take another example. Let us suppose here is a set x containing 1 2 3 4 5 element and y containing 1 2 3 4 5 element. Here 1 is associated with 2, f of 1 is equal to 2 is associated with 4, 3 with 1 and 4 with 3. सेट के यहाँ पर x में 5 एलिमेंट्स हैं. 5 में से 4 जो है वो एसोशिएट कर रहे हैं वाई सेट के साथ, लेकिन 5 जो फिफ्थ एलिमेंट 5 है इसका तो किसी के साथ भी रिलेशन नहीं है. दैट मीन्स इट इज़ नॉट एसोशिएटिंग विद द एलिमेंट ऑफ वाई. तो एक भी एलिमेंट अगर यहाँ से छूटता है, एक्स सेट से अगर एक भी एलिमेंट छूटता है जिसकी इमेज हमें वाई सेट में नहीं मिल रही, तो ये फंक्शन नहीं बनाएगा. सो एफ हियर इज़ नॉट फंक्शन. तो दैट मीन्स फर्स्ट रूल जो है वो यही है कि यहाँ पर जो एक्स सेट है इसमें से कोई एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसकी इमेज हमें वाई सेट में ना मिले. सो ईच एलिमेंट एक्स का जो है वो एसोशिएट होना चाहिए वाई सेट के एलिमेंट के साथ. नाउ इन थर्ड एग्जाम्पल, एक्स सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड वाई अगेन 1 2 3 4 5. हियर इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 की इमेज 1, 3 की इमेज आ रही है, एक तो 3 आ रही है और एक 3 की इमेज आ रही है हमारे पास 5. 4 की इमेज आ रही है हमारे पास 4 और 5 की इमेज हमारे पास आ रही है 5. यहाँ पर एक्स सेट का हर एलिमेंट वाई सेट के साथ एसोशिएट कर रहा है. 1 की भी इमेज है, 2 3 4 5 सबकी इमेज मिल रही है. लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट 3 है ये y के साथ यूनिकली एसोशिएट नहीं कर रहा. तो यूनिकली वर्ड का क्या मीनिंग है यहाँ पर कि 3 जो है वो y सेट के किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाए, लेकिन यहाँ पर जो 3 एलिमेंट है वो 3 के साथ भी रिलेशन बना रहा है और 5 के साथ भी रिलेशन बना रहा है. तो हमारे पास जो एलिमेंट x का 3 है वो यूनिकली एसोशिएट नहीं कर रहा y सेट के एलिमेंट के साथ. तो यहाँ पर सेकेंड रूल वायलेट हो रहा है. दैट मीन्स एफ इज़ नॉट फंक्शन हेयर, क्योंकि
एक्स सेट जो है उसके सारे एलिमेंट वाई सेट के साथ यूनिकली एसोसिएट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट हमें मिल गया जिसकी यूनिक इमेज नहीं आ रही। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 3 की इमेज 5 आ रही है और 5 की इमेज भी 5 आ रही है, ये पॉसिबल है। हमारे पास वाई सेट पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसकी जो प्री इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोई रूल नहीं है। लेकिन फंक्शन होने के लिए ये पक्का रूल होता है कि जो एक्स सेट है उसके एलिमेंट यूनिकली एसोशिएट करने चाहिए वाई सेट के एलिमेंट्स के साथ। So again we will read this definition. Let x and y be two non-empty sets, then function f from x to y written like this is a rule. वो rule है which associate to each element x belongs to x. कैपिटल x के हर एलिमेंट को each एलिमेंट एसोशिएट होना चाहिए, मतलब x सेट का कोई एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। और किसके साथ एसोशिएट होना चाहिए? y सेट के एलिमेंट्स के साथ, और यूनिकली एसोशिएट होना चाहिए, मतलब एक्स सेट का एक एलिमेंट जो है वो वाई सेट के दो दो एलिमेंट्स के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अभी किसी फंक्शन की डोमेन क्या होती है, को डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन बोलते हैं एक्स सेट के एलिमेंट्स को, 1 2 3 4 5 यहाँ पर डोमेन है। फर्स्ट एग्जाम्पल में भी, सेकेंड में भी यही डोमेन है और थर्ड वन में भी यही। और को डोमेन होती है वाई सेट के एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 को डोमेन। इस एग्जाम्पल में भी यहाँ पर भी को डोमेन यही आएगी और यहाँ पर भी को डोमेन यही आएगी। और अब रेंज की बात करें, रेंज सेट क्या होता है किसी फंक्शन का? जो इमेजेस का सेट होता है उसे रेंज सेट बोला जाता है। यहाँ पर इमेजेस कौन कौन सी आ रही हैं? 1 3 और 5। यहाँ 4 आएगा, बाय मिस्टेक 5 लिख दिया, तो 4 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो 1 3 5 4 ये चारों एलिमेंट्स का जो सेट है वो रेंज सेट होगा हमारा। इस केस में 1 2 3 4 रेंज सेट हो गया हमारा, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल में रेंज सेट 1 2 3 4 एंड 5, पांचों एलिमेंट आएंगे। तो जो भी इमेजेस का सेट होता है उसे बोल दिया जाता है रेंज सेट। Next is the definition of bounds. Let S be a non-empty subset of real numbers if there exists a real number k such that x is less than equal to k for every x belongs to set x. Then k is said to be upper bound of this set S. So, and this set S is said to be bounded above if it has upper bound. Example के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का सेट आएगा हमारे पास -3 -2 -1। अगर ये सेट एस है हमारे पास तो इसका अपर बाउंड क्या होगा? अपर बाउंड का मीनिंग है कि इस सेट के सारे एलिमेंट उस एक नंबर से छोटे आने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं ज़ीरो की, यहाँ पर -1 भी लेस दैन ज़ीरो है, -2 भी लेस दैन ज़ीरो है, -3 भी लेस दैन ज़ीरो एंड सो ऑन। तो इसका मतलब सेट एस के हर एलिमेंट के लिए फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू दिस सेट एस हमारे पास के आ रहा है 0, सच दैट एक्स सारे के सारे छोटे हो रहे हैं किससे? के से। तो ये जो के इक्वल 0, ये जो के नंबर है ये क्या बन गया हमारे पास? अपर बाउंड ऑफ दिस सेट एस। के इज इक्वल 1 ये भी अपर बाउंड होगा यहाँ पर, के इज इक्वल 2 ये भी अपर बाउंड होगा यहाँ पर, के इज इक्वल -1 दिस विल ऑल्सो बी अपर बाउंड ऑफ दिस सेट एस। क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन में क्या है कि किस सारे के सारे जो एक्स एलिमेंट एस सेट के हैं उनके लिए एक कोई नंबर आ जाना चाहिए सच दैट ये सारे के सारे एक्स या तो छोटे हो जाएं उस नंबर से या इक्वल हो जाएं। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, के इज इक्वल -1 के, बाकी सारी एलिमेंट जो है -1 से छोटे हैं। सो -1 विल ऑल्सो बी हियर अपर बाउंड। लेकिन -2 को हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे अपर बाउंड, क्योंकि यहाँ पर -1 जो है वो -2 से बड़ा है। Similarly, if there exists a real number L such that L is less than equal x for every x belongs to set S, then this L will be lower bound of this set S and the set S is said to be bounded below if it has a lower bound. इसके एग्जाम्पल के लिए हम सेट ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर का। तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर सारे क्या आ जाएंगे? 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी।
तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमारे पास k0 एक ऐसा नंबर आ रहा है सच दैट ये सारे के सारे फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू s each element x of this set x is greater than this 0, or we can say that k is less than set x for every x belonging to s. So k is equal 0 is here lower bound of set s. Similarly k is equal -1 वो भी lower bound होगा, k is equal -2 वो भी lower bound होगा, and so on. और जैसे हमने ऊपर बोला कि -1 को भी कंसीडर किया जा सकता है वहाँ पर अपर बाउंड के लिए अपर बाउंड की तरह, तो इसी तरह यहाँ पर k इज इक्वल 1 को कंसीडर किया जा सकता है लोअर बाउंड, क्योंकि k इज इक्वल 1 के लिए हमारे पास क्या आएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट s. सेट s का हर एलिमेंट 1 से बड़ा है या फिर 1 के इक्वल है, तो 1 भी यहाँ पर क्या आ जाएगा लोअर बाउंड ऑफ सेट s. तो अगर किसी सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा उस सेट को हम बोल देंगे बाउंडेड अबव, अगर किसी सेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है उसे बोल देते हैं बाउंडेड बिलो, और अगर किसी सेट के पास दोनों है अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है तो उस सेट को बाउंडेड सेट बोल दिया जाता है. सिंपली बोलते हैं बाउंडेड सेट, ना कि बाउंडेड बिलो, ना कि बाउंडेड अबव, सिंपली बाउंडेड सेट. नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ लीस्ट अपर बाउंड. लेट सेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स विच इज बाउंडेड अबव. अगर हमने लीस्ट अपर बाउंड की बात करनी है तो वो सेट सबसे पहले बाउंडेड अबव होना चाहिए. बाउंडेड अबव होने का मतलब उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम लीस्ट अपर बाउंड की बात करेंगे. देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर u विच इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ सेट s, दैट इज फॉर एनी अदर अपर बाउंड u डैश ऑफ सेट s वी हैव u इज लेस देन इक्वल u डैश. Then this u will be known as least upper bound of s or supremum of s and is written as LUB of set s या SUP supremum of set s and denoted by small u. और हमने जब अपर बाउंड की बात करी तो अपर बाउंड जब हमने एक एग्जाम्पल ली अपर बाउंड के केस में तो हमारे पास 0 भी अपर बाउंड आ रहा था, 1 2 3 सो और बहुत सारे अपर बाउंड है, मतलब अपर बाउंड यूनिक नहीं होता. लेकिन अगर लीस्ट अपर बाउंड की बात करेंगे हम तो ये हमेशा यूनिक होता है, एक ही लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, इससे ज़्यादा नहीं एग्जिस्ट करेंगे. एग्जाम्पल से समझते हैं. सिमिलरली फिर से हम एग्जाम्पल लेंगे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. सेट एस इज इक्वल -∞ टू 3 -2 एंड -1. जब हमने लीस्ट अपर बाउंड की बात करनी है तो हम उल्टा स्टार्ट करेंगे, पहले हम अपर बाउंड फाइंड कर लेंगे, फिर उसमें से जो भी लीस्ट होगा वो फाइंड करेंगे. अब अपर बाउंड इसके कौन से आने हैं हमने अभी देखा था, -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे अपर बाउंड है. इसमें से सबसे लीस्ट कौन सा है, सबसे छोटा है -1, सो इट विल बी लीस्ट अपर बाउंड, या फिर से हम बोलेंगे सुप्रीमम, LUB डिनोट करेंगे -1. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई और अपर बाउंड हमने लिया तो वो इससे बड़ा ही होगा, मतलब ये जो u है ना ये सबसे छोटा होगा जितने भी अपर बाउंड हैं उनमें सब में से. अगर हम बात करें 0 की, 0 भी क्या है अपर बाउंड, मतलब ये u डैश है हमारे पास, तो ये u डैश जो है वो बड़ा है ना u से, u इज़ लेस देन दिस u डैश. सिमिलरली 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या है, सारे अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा दैट विल बी नॉन एज लीस्ट अपर बाउंड एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सुप्रीमम एंड इट इज़ ऑलवेज यूनिक. नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. लेट सेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स विच इज़ बाउंडेड बिलो. तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए पहली कंडीशन है कि सेट बाउंडेड बिलो पक्का होना चाहिए, मतलब उसका जो लोअर बाउंड है वो जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर ही हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करेंगे. देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर L विच इज़ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ सेट S. फॉर एनी अदर लोअर बाउंड L डैश ऑफ S वी हैव L डैश लेस देन इज इक्वल L. दिस नंबर L विल बी नॉन एज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इनफीमम बोलेंगे और इसे इस तरह से डिनोट करेंगे. एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की, सेट S 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी. सबसे पहले इसके लोअर बाउंड्स कैलकुलेट कर लेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे. पहले हम लोअर बाउंड्स कैलकुलेट किए हमने -∞ से लेके -3 -2 -1 0 1, ये सारे के सारे इसके लोअर बाउंड है, अभी हमने एग्जाम्पल में किया था. अब इसके बाद चलेंगे ग्रेटेस्ट के पास. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है, इन सब में से बड़ा, वो है 1. तो 1 यहाँ पर क्या है L. तो इसका मतलब अगर कोई और लोअर बाउंड हमने लिया
फॉर एनी अदर लोअर बाउंड एल डैश कोई अगर और लोअर बाउंड आता है तो एल डैश पक्का इससे छोटा ही होगा। अगर हम -3 की बात कर लें तो -3 इसका लोअर बाउंड तो है, लेकिन -3 क्या है, छोटा है एल से। तो एल क्या हो गया यहाँ पर, लोअर बाउंड तो है ही है लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की ये वाली डेफिनेशन हो गई। इसे इनफीमम भी बोल सकते हैं और इसे GLB इससे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है मॉडुलस किसी रियल नंबर का। मॉडुलस फंक्शन लेट x बी एनी रियल नंबर देन मॉडुलस x डिनोटेड बाय mod x इज डिफाइंड एज mod x इज इक्वल x। आंसर हमें x ही मिलेगा, वही नंबर मिलेगा अगर x पॉजिटिव है। 0 आंसर मिलेगा अगर x 0 है, मतलब 0 का मॉड 0 होता है। और अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर है सपोज, तो उसका आंसर आता है -(x) फॉर x लेस देन 0। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। मॉड AB मल्टीप्लिकेशन में अगर मॉड हो तो सेपरेट हो जाता है, मॉड A डिवाइड B वो भी सेपरेट हो जाता है। डिवीज़न में मॉड A प्लस B इट इज़ लेस दैन इक्वल टू मॉड A प्लस मॉड B। सिमिलरली मॉड A माइनस B इट इज़ लेस दैन इक्वल मॉड A प्लस मॉड B। इसके लिए दो फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, एक ये वाला और एक फॉर्मूला होता है मॉड A माइनस B ग्रेटर दैन इक्वल मॉड A माइनस मॉड B, मॉड A माइनस B ग्रेटर दैन इक्वल मॉड A माइनस मॉड B एंड उसका भी मॉड वेयर A B बिलोंग टू रियल नंबर्स। अगर मॉड x किसी l नंबर के इक्वल है तो मॉड अगर हटाएंगे तो हमारे पास आता है x इज इक्वल प्लस माइनस l। सिमिलरली अगर दोनों तरफ मॉड है, दोनों तरफ मॉड हटेगा तो भी सेम ही आएगा। इफ़ मॉड x इज लेस दैन इक्वल टू l देन वी गेट अ रेंज x लाइंग बिटवीन -l टू l। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो हमारे पास दो इंटरवल आते हैं, इधर x लेस दैन इक्वल -l और x ग्रेटर दैन इक्वल l। इंटरवल की फॉर्म में अगर लिखें तो यहाँ आएगा x बिलोंग्स टू -l टू l और यहाँ आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -l और के लिए यूनियन होता है, यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल l टू इन्फिनिटी। यहाँ पर सिंपल x है, x की जगह अगर कोई नंबर हो x माइनस a, अगर माइनस होकर के कोई नंबर हो x माइनस a लेस देन l तो हमारे पास क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a माइनस l a प्लस l इंटरवल। जैसे यहाँ पर -l टू l इंटरवल है, सिमिलरली यहाँ पर यहाँ क्लोज ब्रैकेट आएगी क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी भी है साथ में। और x माइनस a मॉड ग्रेटर देन l उसके लिए जैसे यहाँ पर दो इंटरवल आए हैं, सिमिलरली यहाँ पर -∞ टू a माइनस l यूनियन a प्लस l टू इन्फिनिटी। अब इतने बेसिक्स पढ़ने के बाद हमारे पास जो एक्चुअल चैप्टर है हमारा सीक्वेंसेस, सीक्वेंस की डेफिनेशन अब स्टार्ट होगी हमारी। सो मेन डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस इज इफ n is a set of natural numbers and x is any set then a function f from n to x is called a sequence। सो सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस सिर्फ एक फंक्शन ही है, ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स की होनी चाहिए और रेंज सेट कोई भी सेट हो सकता है, जहाँ फिर कोडोमेन सेट जो है वो कोई भी सेट हो सकता है, आंसर कैसा भी आए, लेकिन जो हमने इनपुट देनी है, जो हमने वैल्यूज़ देनी है वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स होंगे। अगर तो ये जो आंसर आ रही हैं, ये जो एक्स सेट है, अगर वो रियल्स का सेट है या रियल्स का सबसेट है, या तो पूरा रियल्स या रियल्स का सबसेट, तो उस फंक्शन को या इस सीक्वेंस को बोलते हैं रियल सीक्वेंस। और अगर जो आंसर आएंगे हमारे ये वाला जो सेट होगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट आता है तो सीक्वेंस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। वैसे इस वाले चैप्टर में हमने सिर्फ रियल सीक्वेंस के बारे में ही बात करनी है। So a sequence is nothing but a function whose domain must be natural numbers, must be set of naturals and range may be any set। अगर हम फंक्शन की बात करें कि f कोई फंक्शन है फ्रॉम x सेट टू y सेट, x में से कोई एलिमेंट सपोज स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X कोई एक एलिमेंट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा उसे हम f ऑफ x बोल देते हैं कि फंक्शन लगने के बाद जो इमेज आती है f ऑफ x बोल दिया। इसी तरह से सीक्वेंस क्या है, वो भी एक फंक्शन ही है। तो सीक्वेंस को अगर हम फंक्शन f की बजाय a से डिनोट करें, और ये एक ऐसा फंक्शन है, यहाँ पर ये वाला जो सेट है वो फिक्स है कि सेट ऑफ नेचुरल्स ही होगा और इस तरफ कोई भी सेट आ सकता है, एनी सेट x। अगर ये डिनोट कर रहा है किसी सीक्वेंस को, तो इसमें से जो भी नंबर हम लेंगे, सपोज स्मॉल n एक नंबर है नेचुरल्स का, नेचुरल्स को बिलोंग करता, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा, a ऑफ
n, जैसे यहाँ पर f ऑफ x आ रहा है, यहाँ पर आएगा a ऑफ n। तो इस सीक्वेंस के टर्म्स में क्या करते हैं कि an डिनोट करने की बजाय हम an इस तरह से डिनोट कर देते हैं। मतलब कि एक फंक्शन है जिसके जो डोमेन है 1 2 3 4 सो ऑन, सेट ऑफ नेचुरल्स हैं, रेंज सेट एनी सेट है, कोई भी सेट x होगा नॉन एम्प्टी। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन है a, तो पहले एलिमेंट का आंसर a ऑफ 1 इसको इस तरह लिखने की बजाय a1 से डिनोट कर दिया जाता है, और सेकंड एलिमेंट का आंसर a ऑफ 2 इसको ऐसे लिखने की बजाय a2 से डिनोट करते हैं, a3 एंड सो ऑन। तो 1 जाएगा a1 के ऊपर, 2 जाएगा a2 के ऊपर, 3 जाएगा a3 के ऊपर। तो कोई भी जो सीक्वेंस है ना उसकी टर्म्स को हम डिनोट करते हैं a1 a2 a3, 1 2 3 सब्सक्रिप्ट लेने होते हैं, और इन जनरल कोई nth टर्म आएगी उसे हम an से डिनोट करते हैं। तो सीक्वेंस के मेंबर्स हमारे पास आ गए a1 a2 सो ऑन, nth टर्म an एंड सो ऑन। अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनसे हमें बेटर क्लैरिटी होगी। तो सपोज हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है an इज इक्वल n, ये हमारी सीक्वेंस है n। तो सबसे पहले तो क्या होगा, हमारे पास डोमेन में क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स। तो अगर हमारी सीक्वेंस n है तो मतलब a1 का आंसर हमारे लिए क्या आने वाला है, n को 1 फिल करेंगे, a1 क्या आने वाला है 1, तो 1 का आंसर 1। सिमिलरली a2 का आंसर आएगा 2, a3 का आंसर आएगा 3। तो ये हमारे पास कौन से मेंबर्स हैं, नेचुरल्स, जो हमने ली डोमेन। और हमारा रेंज सेट क्या आ रहा है, वो भी 1 2 3 सो ऑन नेचुरल्स का सेट आ रहा है। तो ये हो गया रेंज सेट सीक्वेंस का, और हमारी सीक्वेंस है an इज इक्वल n। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सपोज an इज इक्वल 1/n। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने डोमेन में लेना है 1 2 3 4 सो ऑन, सेट ऑफ नेचुरल्स लेना है, और आंसर में क्या आने वाला है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 डिवाइड 1 इज इक्वल 1, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आने वाला है, a2 इज इक्वल 1/2, 1/2, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1/3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास रेंज सेट आ गया 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल an इज इक्वल c, सेट ऑफ नेचुरल्स, डोमेन में जाएंगे और आंसर में क्या आ रहा है। अगर हमने a1 की बात करनी है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर क्या है हमारे पास, इधर सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट टर्म c है, n इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म ही आंसर आएगा। 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आंसर c आने वाला है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी c, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी c, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग c एंड सो ऑन। इसका मतलब इसकी रेंज में क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट है, वो है c। तो इसके रेंज सेट को क्या लिखेंगे हम, रेंज सेट इसका होगा सिर्फ सिंगल एलिमेंट c। जो सीक्वेंस है उसमें हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है क्योंकि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग c कितनी बार आएगा, इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आएगा। तो सीक्वेंस की टर्म्स हमेशा इनफाइनाइट होती हैं, लेकिन जो रेंज सेट आ रहा है यहाँ पर सिंगलटन सेट आ रहा है, फाइनाइट सेट आ रहा है। तो रेंज सेट में भी फाइनाइट, में भी इनफाइनाइट, क्योंकि इस केस में रेंज सेट क्या आ रहा है 1 2 3 सो ऑन, इनफाइनाइट आ रहा है, इस केस में भी इनफाइनाइट आ रहा है। लेकिन इस केस में हमारा रेंज सेट क्या आ रहा है, फाइनाइट सेट आ रहा है, लेकिन जो टर्म्स होंगी सीक्वेंस की वो हमेशा इनफाइनाइट होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल an इज इक्वल -1 रेज टू पावर n, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा 1 2 3 4 सो ऑन, ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डोमेन हो गई। रेंज सेट क्या आने वाला है, सबसे पहले a1 का आंसर क्या आएगा -1 रेज टू पावर 1 दैट इज -1। a2 इसका आंसर आएगा -1 रेज टू पावर 2 क्योंकि हमने अब n को 2 फिल करना है, आंसर आएगा 1। a3 आने वाला है -1, फिर 1 आएगा आंसर, फिर -1 आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है हमेशा -1 1 -1 1 -1 आ रहा है। ये a1 का आंसर है, a2 a3 a4 a5, यहाँ पर सिर्फ 2 ही आंसर आ रहे हैं हमारे पास, 1 और -1। तो रेंज सेट में 2 ही एलिमेंट होंगे, 1 और -1। तो यहाँ पर भी रेंज सेट क्या है, फाइनाइट सेट है, लेकिन जो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस वो हमारी इनफाइनाइट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर कि अगर a1 का आंसर -1 है, a3 का आंसर भी -1 है, यहाँ पर a1 और a3 सेम है, लेकिन इनकी पोजीशन डिफरेंट है, 1 और 3 ये डिफरेंट है। तो डिफरेंट
टर्म्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, डिफरेंट नेचुरल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर सेम आ सकता है, लेकिन उनकी पोजीशंस डिफरेंट ही कंसीडर करी जाएंगी। इन दोनों को हम सेम कंसीडर नहीं कर सकते, चाहे वो खुद इक्वल आ रहे हैं, इनके आंसर इक्वल आ रहे हैं, भले ये -1 है ये भी -1 है, लेकिन हम इन दोनों को डिफरेंट ही कंसीडर करेंगे। तो A1 और A3 ये दो अलग अलग टर्म्स है, चाहे इनके आंसर सेम आ रहे हैं, क्योंकि 1 और 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग इन दोनों की पोजीशन भी डिफरेंट है, तो इसके कारण ये दोनों डिफरेंट ही कंसीडर करी जाएंगी, चाहे आंसर दोनों का -1 आ रहा है। सिमिलरली A2 A4 ये दो भी डिफरेंट टर्म्स कंसीडर करी जाएंगी। ये फर्स्ट नोट जो अभी हमने डिस्कस किया कि चाहे mth और nth टर्म जो am an फॉर डिफरेंट m n डिफरेंट प्लेस के लिए, डिफरेंट पोजीशन के लिए उन्हें अलग डिस्टिंक्ट ही ट्रीट किया जाएगा, चाहे उन दोनों का आंसर सेम हो। द टर्म्स अकरिंग एट डिफरेंट पोजीशंस आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट टर्म्स इवन इफ दे हैव सेम वैल्यू, चाहे उनकी वैल्यू, उनका आंसर सेम हो, लेकिन फिर भी डिफरेंट पोजीशन के कारण उन्हें डिस्टिंक्ट टर्म ही कंसीडर किया जाएगा। सो इन अ सीक्वेंस an द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कांट बी चेंज्ड, हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, A1 के बाद A4 ले आए, ऐसा नहीं हम कर सकते। सेकेंड नोट, द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इनफाइनाइट होंगी, लेकिन जो रेंज सेट है वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड, समटाइम्स अ सीक्वेंस एज जीरोथ टर्म, इस केस में हमारी डोमेन नेचुरल्स के साथ हम एक जीरो एलिमेंट भी लेंगे साथ में, तो सीक्वेंस की टर्म्स A1 A2 से स्टार्ट होने की बजाय A0 से स्टार्ट होंगी, जहां हम इसे डिनोट कर सकते हैं an n ग्रेटर देन इज इक्वल 0। सिमिलरली अगर हम कोई सीक्वेंस जो है किसी पॉजिटिव नंबर m इन बिटवीन किसी नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे an फॉर n ग्रेटर देन इज इक्वल m, यानी कि अगर सपोज हमारे पास कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर 7 मान लेते हैं, तो हमारे पास आएगा A7 A8 A9 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस हम इस तरह से राइट करेंगे an फॉर n ग्रेटर देन इज इक्वल 7, कि 7 से लेकर के स्टार्ट करने हैं हम सीक्वेंस को। इक्वल सीक्वेंसेस, टू सीक्वेंसेस an bn सेट टू बी इक्वल इफ an इज इक्वल bn फॉर एवरी n, हर n के लिए जो टर्म्स हैं आपस में इक्वल होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि दो सीक्वेंसेस इक्वल हैं। इफ रेंजेस ऑफ टू सीक्वेंसेस आर इक्वल देन सीक्वेंसेस में नॉट बी इक्वल। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल भी दी है। अगर हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं, मान लीजिए पहली सीक्वेंस है -1 रेज टू पावर n, दूसरी सीक्वेंस है -1 रेज टू पावर n+1। यहाँ पर हमारे पास टर्म्स कैसी आने वाली हैं, फर्स्ट टर्म -1 देन 1 -1 1 एंड सो ऑन। यहाँ पर टर्म्स कैसे आने वाली हैं, 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। रेंज स्पेस और जो रेंज सेट है दोनों का 1 -1 वो इक्वल है, लेकिन टर्म्स देखिए A1 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर B1 1 है, यहाँ पर A1 -1 है और B1 1, मतलब इसकी जो फर्स्ट टर्म है और इसकी फर्स्ट टर्म है वो ही इक्वल नहीं है। इसी तरह से सेकंड टर्म सेकंड के इक्वल नहीं है, थर्ड के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों सीक्वेंसेस आपस में इक्वल नहीं है, बिकॉज A1 नॉट इक्वल B1, सिमिलरली A2 नॉट इक्वल B2। तो हर एक टर्म फर्स्ट प्लेस पे ही इक्वल होनी चाहिए, ये नहीं कि हाँ इसमें भी -1 1 आ रहे हैं, इसमें 1 -1 आ रहे हैं, पोजीशन का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर पोजीशन पे सेम टर्म अगर होगी तो सीक्वेंसेस इक्वल होंगी। तो ये दोनों सीक्वेंसेस जो हैं an bn ये है नॉट इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं है। Now next topic is bounded and unbounded sequences. This we will continue in our upcoming lecture. If you like my video then please share and subscribe to my channel. For any suggestion please write in the comment box. Thank you.